कल्पना सिद्धि अध्याय हम पढ़ रहे हैं। सिद्धि स्थान का प्रथम अध्याय कल्पना सिद्धि। और कल हमने देखा बस्ती का कार्य कैसा है और बस्ती को अर्ध चिकित्सा तथा संपूर्ण चिकित्सा भी कहते हैं, ऐसा भी हमने देखा है। आज बस्ती के बारे में ही और ज्यादा विवेचन है, वो हम देखेंगे। ये जो श्लोक है अभी, उसमें सम्यक बस्ती का विवेचन किया है। नाभि प्रदेशम कटिपार्श्व कुक्षिम गत्वा शकृत दोष चयम विलोड्य संस्नेह कायम सपुरीश दोषः सम्यक सुखेन येति च यह सबस्ति। सबस्ति का अर्थ यहाँ सम्यक बस्ती, बस्ती का सम्यक योग, यहाँ तात्कालिक सम्यक योग। यह यहाँ जो बताया है वो तात्कालिक सम्यक योग, और आगे बस्ती से चिरकालीन जो लाभ होते हैं उसका वर्णन आगे है। ये तात्कालिक क्या दिखाई देता है ये यहाँ पर वर्णन किया है। जो बस्ती नाभि प्रदेश एवं कटी तक पहुंचकर कुक्षि को एवं पार्श्व को व्याप्त होकर मन के संचय का मंथन कर अपनी क्रियाशीलता से संपूर्ण शरीर को प्रभावित कर मल और दोषों के साथ बिना किसी उपद्रव के सुखपूर्वक बाहर निकल आती है, वह बस्ती उत्तम है। बस्ती यानी बस्ती में दिया हुआ द्रव्य, बस्ती यह उपक्रम। तत्र बस्ते है कृताकृत लक्षणानि क्रमेण नाभि इत्यादि विलोड्येति संक्षोभ्य। शरीर में जो मल होता है उसको ये बस्ती से उसका क्षोभ होता है, और उसको जब घन मल होता है तो उसको उसका चूर्णीकरण करके वो बाहर लाता है। संस्नेह्य कायम वीर्य रूपेण सारेण कायम व्याप्य। सर्व शरीर में उसकी जो कार्य शक्ति है उससे सर्व शरीर व्याप्त करता है। उक्तम ही वीर्येण बस्ती आगत्य दोषान आपाद मस्तकात्। सुश्रुत ने बताया है आपाद मस्तकात् बस्ती का लाभ होता है। बस्ती शरीर में जो पाद से मस्तक तक जो दोष होते हैं उसको वो नीचे लाता है। स्नेह शब्देन च सारः अभिधीयते यथा स्नेह परीक्षयात्। तो स्नेहमयो अयं पुरुषः, शरीर स्नेह युक्त है। सम्यक इति निरवशेषेण, सम्यक इसका अर्थ है निरवशेषेण, दोष का मल का कोई भी अवशेष शरीर में नहीं रखता है निरुव बस्ती। सुखेन इति विकारम अकृत्वा, और उसका कोई भी विकार त्रास शरीर को नहीं होता है। ऐसा सम्यक बस्ती जब बस्ती देते हैं तो मल जो बाहर आता है वो सब शरीर के दोष लेकर मल को बाहर निकालता है। ऐसा बस्ती सम्यक है और सुखपूर्वक करता है ये सब। उपरोक्त सूत्र में सबस्ती ऐसा शब्द आने से बस्ती शब्द की निरुक्ति है ऐसा भासमान होता है। कई लोग बोलते हैं कि बस्ती किसे कहना है, बस्ती की निरुक्ति, बस्ती की व्याख्या इस श्लोक में दिया है, लेकिन सम्यक बस्ती ऐसा चाहिए
बस्ती के सम्यक योग से होने वाले कार्य ऐसा। तो स्वबस्ती स का अर्थ यहाँ सम्यक ऐसा लेना चाहिए। दूसरे पाठ में ऐसा भी लिखा है कि नाभि प्रदेशं च कटिं च गत्वा कुक्षिं समालोड्य पुनश्च पृष्ठं संस्नेह कायं शिथिलांश्च कृत्वा दोषान् पुरीशं ग्रथितं विमथ्य स्वशक्त वेगः सपुरीश दोषः प्रत्यागतो बस्तिः इति प्रशस्तः। ऐसा भी एक अलग पाठ है, इसमें भी तो बस्ती कैसा कार्य करता है और दोष को मन को कैसा निकालता है ये भी बताया है। और सम्यक बस्ती यही अर्थ योग्य है ऐसा सभी विद्वानों का मत है। उसके लिए शारंगधर संहिता का भी उदाहरण दिया है कि उक्त श्लोक के पाठवेद में को भी ध्यान से देखे। सवस्ती उक्त श्लोक के इस अंश को देखकर कुछ टीकाकारों ने इस श्लोक को बस्ती की निरुक्ति मान लिया है। वास्तव में इसका अन्वय सम्यक बस्ती ही इस प्रकार करना चाहिए। और हमारे इस विचार की पुष्टि के लिए सम्यक अनुवासित के लक्षणों पर ध्यान दें। सम्यक अनुवासित बस्ती के शारंगधर संहिता में लक्षण लिखे हैं। शालिनः सपुरुषश्च स्नेह प्रत्येति यस्य तु उपद्रवं विना शीघ्रं स सम्यक अनुवासितः। तो स का अर्थ सम्यक ऐसा लेना है। इसके लिए शारंगधर ने जो अनुवासन बस्ती सम्यक अनुवासन बस्ती का जो उदाहरण दिया है इसका भी उदाहरण यहाँ किया है। प्रसृष्ट विमुत्र समीरणत्वम् उच्चग्निबुद्ध्या शयलाघवानी रोगोपशान्तिः प्रकृतिस्थता च बलं च तत्स्यात् सुनिरूढलिंगम्। इसमें और निरूढ़ बस्ती के सम्यक योग का और फल दिया है जो चिरकालीन रहता है। ऐसा फल यहाँ दिया है। तादात्विक बस्ती सम्यक योग लक्षणम अभिधेय उत्तर काल भवम आह। पहले श्लोक में तात्कालिक सम्यक योग बताया था। इस श्लोक में उत्तर काल भव बस्ती से के बाद शरीर में क्या बदल दिखाई देते हैं ये सब इस श्लोक में है। आशय लाघवानी इत्यत्र आमय लाघवानी इति पाठे रोगोपशांति इति अनंतरम वा शब्दोज्ञेयः तेन रोगोपशांतिः इह निरूह साध्य विकाराणाम उपशांतिः। तो निरूह बस्ती सम्यक उपक्रम हो जाने के बाद मल मूत्र एवं अधोवायु का निर्बाध निर्गमन होता है। भोजन में रुचि होना, जठराग्नि का प्रबल होना, पक्वाशय आदि में हल्कापन महसूस होना, निर्वसाध्य विकारों का शमन होना, रोगोपशांति जो निर्वो बस्ती से साध्य होने वाले जो रोग है वो सब इस निर्वो बस्ती से उसका शमन होता है। और आरोग्य लाभ होना और शरीर में बल का होना ये निरूढ़ बस्ती के सम्यक योग से होने वाले लक्षण है। तो निरूढ़ बस्ती सम्यक होने के बाद शरीर में इतने अच्छे परिणाम दिखाई देते हैं। प्रसृष्ट विमुत्र समीरणत्व
रुचि अग्नि वृद्धि आशय लाघवानी रोगोपशांति प्रकृतिस्थता च बलम च तत्स्यात् सुनिरूढ़ लिंगम। तो इतने लाभ सम्यक निरोग बस्ती से होते हैं। शरीर में हल्कापन आता है और रोगों का शमन होता है। अभी बस्ती का अयोग होने पर क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसा बताया है। स्याद्रुक्षिरोह गुदबस्ति लिंगे शोफ प्रतिशाय विकर्तिके च रुल्लासिका मारुत मूत्र संगः श्वासो न सम्यक् च निरूहिते स्युः। स्यात् शिरोरुद्बस्ति लिंगे शोफ प्रतिशाय विकर्तिके च रुल्लासिका मारुत मूत्र संगः श्वासो न सम्यक् च निरूहिते स्युः। स्यादिति बस्ति अयोग लक्षणम न सम्यक् च निरूहते। सम्यक बस्ती का जब बस्ती सम्यक नहीं होता है तो उसको अयोग या अतियोग बोलते हैं। तो यहाँ अयोग के लक्षण होते हैं। न सम्यक निरूहते इति अयोगेन निरूहिते। तो बस्ती का अयोग के लक्षण में जब निरूह बस्ती का अयोग होता है तब शिर हृदय एवं गुद में पीड़ा होना, बस्ती तथा लिंग में शोथ होना, प्रतिशाय होना, गुदा में कैंची से काटने के समान वेदना होना, परिकर्तिके च और जी मिचलता है, उल्लासिका और अपान वायु तथा मूत्र का अवरोध एवं श्वास अधिक होना, ये लक्षण होते हैं। तो शरीर को जो अनावश्यक वायु है वो जो जाता है उसको अधोवायु बोलते हैं और उसको बाहर निकालने का काम करने वाला जो वायु है शरीर में उसको अपान वायु बोलते हैं। तो शरीर में जो बाहर आने वाला वायु है वो अपान वायु नहीं है, वो जो शरीर को अनावश्यक ऐसा दुर्गंधित दुष्ट वायु, और ये दुष्ट वायु को बाहर निकालने का काम करने वाला शरीर में जो वायु है उसको अपान वायु बोलते हैं। उस अपान का संग होने से ये जो शरीर में जो दुष्ट वायु है वो दुर्गंधित वायु शरीर में ही रहता है, उसको मारुत संग वात संग ऐसा बोलते हैं। तो जब निरोग बस्ती अच्छी तरह से नहीं होता है, अयोग होता है, तो ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं। लिंगम यद्येव अतिविरेचितस्य भवेत् तदेव अति निरूहितस्य। यहाँ अतिदेश तंत्र युक्ति का उपयोग चरक ने किया है और ऐसा बताया है कि निरोग बस्ती के अतियोग के लक्षण यहाँ वर्णन किए हैं। जो लक्षण विरेचन के अतियोग में होते हैं वे ही लक्षण निरोग बस्ती के अतियोग में भी होते हैं। बस्ती अतियोग लक्षणम अतिदेशेन आह लिंगम इत्यादि। तो विरेचन अतियोग के जो लक्षण है वो बस्ती के जो अतियोग के लक्षण समान है। तो हमें मालूम होना चाहिए, हमें विरेचन के अतियोग के लक्षण क्या बताए हैं। कफास्त्र पित्त क्षयज अनिरोधाः सुप्ति अंगमर्द क्लम वेपनाद्याः निद्रा बलाभाव तम प्रवेशाः स उन्माद हिक्काश्च विरेचते अति। इस ही अध्याय में
19 और 20वें श्लोक में विरेचन के अतियोग के लक्षण बताए हैं। विरेचन का अतियोग होने पर कफ, रक्त एवं पित्त के क्षय होने के कारण वायु का प्रकोप होने से शरीर में सूनापन, अंगमर्द, इंद्रियों की अपनी विषयों को ग्रहण करने में असमर्थता, निद्रानाश, निर्बलता, तम प्रवेश, उन्माद रोग और हिक्का ये सब लक्षण होते हैं। निद्रा बलाभाव तम प्रवेशा स उन्माद हिक्काश्च विरेचने विरेचिते अति। तो ये जो अति विरेचन के जो लक्षण है, ये सब लक्षण इस निरूढ़ बस्ती के अतियोग में भी दिखाई देते हैं। प्रत्येति सक्तं सकुच्चतैलं रक्तादिबुद्धीन्द्रियसम्प्रसादः स्वप्नानुभूतिर्लघुता बलं च सृष्टाश्च वेगा स्वनुवासिते स्युः। यहाँ अनुवासन के सम्यक योग का लक्षण बताया है। अनुवासन सम्यक योग लक्षणम आह। प्रत्येति इत्यादि असक्तम इति संगम विना रक्तादयः धातवः स्वप्नानुवृत्ति निद्रानुवृत्ति, स्वप्नानुवृत्ति का मतलब निद्रानुवृत्ति, सृष्टा इति अबद्धः, अबद्ध का के विरुद्ध का शब्द है सृष्टाः, मुक्ताः। तो जब अनुवासन बस्ती सम्यक होता है तो अनुवासन बस्ती के सम्यक योग में बस्ती में दिया हुआ तैल मलाशय से मल को साथ लेकर बिना किसी रुकावट से बाहर निकल आता है। रक्त आदि धातुएं बुद्धि तथा इंद्रिया स्वस्थ स्थिति में हो जाती है, अच्छी नींद आती है, शरीर में हल्कापन होता है और बल की वृद्धि होती है तथा मल मूत्र और अपान वायु के वेग सहज रूप से निकलने लगते हैं। चक्रदत्त की टीका हमने देखी है। तो अनुवासन से जो अनुवासन बस्ती तो शरीर में ज्यादा काल ठहरता है और उसका सम्यक योग से ये मल जो है, वो जो तैल हमने बस्ती से दिया होता है, वो मल को बाहर लेकर आता है और धातु भी अच्छे होते हैं। इंद्रिय प्रसाद, इंद्रिय की भी प्रसन्नता होती है। उसके आगे अनुवासन बस्ती के अयोग का लक्षण बताया है। अधः शरीरोदर बाहु